सो हेलो एवरीवन, आवाज़ आ रही है सबको मेरी? Hello. Yes. हाँ, तो हम सिर्फ 2 मिनट और वेट करेंगे, देन विल स्टार्ट। ओके, ओके, सो विल स्टार्ट नाउ। सो जैसा कि आप सब जानते हैं, लाइक दिस इज फॉर एवरीवन हु वांट्स टू एंटर into data analytics or like trying to switch from a different career, एंड मैं आपकी हेल्प करूंगा टू लैंड योर फर्स्ट जॉब। सो सबसे पहले मैं आप लोगों को सिखाऊंगा सीक्वल, एंड सीक्वल का हम सब कुछ कवर करेंगे लाइक फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। लाइक अगर सबसे एडवांस कोई इंटरव्यू होता है उसमें भी लाइक यू विल बी एबल टू क्रैक दैट। एंड टैबलो में हम फिर विजुअलाइजेशंस पे जाएंगे कि सीक्वल से डेटा कैसे पुल करना है, एंड फिर टैबलो में बेसिक विजुअलाइजेशंस कैसे बनानी है, एंड सेम इंटरव्यू के क्वेश्चंस कैसे आंसर करने हैं। एंड फिर कि एक मतलब पहली जॉब के लिए या जॉब स्विच के लिए जो रिज्यूमे होना चाहिए, और मतलब एक रिक्रूटर क्या क्या देखता है रिज्यूमे में, हम वो सब देखेंगे। फिर जॉब्स के लिए अप्लाई कैसे करना है। हाँ, फिर जॉब्स के लिए अप्लाई कैसे करना है कि लाइक लिंक्डइन, नौकरी वगैरह पे, एंड वो फनल हमें कैसे फिक्स करना है। अगर इंटरव्यूज नहीं आ रहे हैं या इंटरव्यूज आ रहे हैं फिर क्रैक नहीं हो पा रहे हैं, तो वहाँ पे कहाँ कहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, एंड उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करना है। सो हाँ, ये पूरा हमारा प्रोसेस रहेगा। पहले हम स्किल सीखेंगे, फिर रिज्यूमे बनाएंगे, एंड फिर जॉब्स के लिए अप्लाई करेंगे, एंड सो ऑन। ओके, सो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि एक्चुअल में डेटा एनालिटिक्स में होता क्या है। सो डेटा एनालिटिक्स इज मेनली अबाउट लाइक कि डेटा कलेक्ट आपकी ऐप वगैरह या कोई भी कर लेगा, बट उस डेटा को फिर ट्रांसफॉर्म करके
सो हाँ, डेटा कलेक्ट आपकी डेवलपर्स एंड वो लोग करते हैं। एंड फिर जो डेटा कलेक्ट होता है आपकी ऐप के थ्रू जाता है डेटाबेस में। एंड इस डेटाबेस का हमें एक्सेस होता है, फिर इस डेटाबेस से उस डेटा को हम लेके आते हैं सीक्वल से। एंड फिर सीक्वल में मतलब आपने डेटा तो ले आओगे, बट उसकी सेंस क्या बनानी है एक्चुअली में। लेट्स से तुम्हें चाहिए कि डेली हमारे यूजर्स कितने लॉग इन कर रहे हैं, तो वो सीधा डेटा एग्जैक्टली आप डाउनलोड करके नहीं कर सकते। वो सीक्वल में आप कोई क्वेरी लिखोगे एंड डेली का आपका आ जाएगा कि अच्छा आज हमारे 1000 लॉग इन हुए, अगले दिन 1100, फिर अचानक से ड्रॉप आ जाता है 500 लॉगिन्स का। फिर आप अपने स्टेक होल्डर के पास जाओगे कि बोलोगे कि यार आप देखो पहले हमारे अच्छे लॉगिन्स आ रहे थे, अब लॉगिन्स कम हो गए हैं, इस वजह से हमारे मतलब ऐड टू कार्ट या जो भी प्रोडक्ट बिक नहीं रहा। तो पूरा स्टार्ट कर मतलब सीक्वल से हम डेटा निकालते हैं, फिर पूरा जो हमें इंसाइट करनी है, फिर उसके ऊपर स्ट्रेटजी बनेगी कि जो स्टेक होल्डर है वो बोलेगा कि अच्छा लॉगिन काम क्यों नहीं कर रहे, फिर वो ऐप पे और बेसिक स्टडी होगी। तो हमारा काम होता है डेटा को स्टडी करना, फिर उससे इंसाइट निकालना कि कहाँ पे प्रॉब्लम आई है या कुछ अच्छा किया जा सकता है, जैसे इसको बेटर किया जा सकता है इस नंबर को और ज़्यादा। तो ये सब एक डेटा एनालिस्ट का काम होता है। सीक्वल से हम पूरा का पूरा डेटा निकालते हैं, अलग अलग क्वेरीज लिखते हैं। तो सीक्वल डेटा एनालिस्ट के लिए सबसे ज़्यादा मैंडेटरी होती है। नो सीक्वल डेटाबेसेस भी होते हैं, बट वो इतने ज़्यादा नहीं है। मतलब वो उसका डेटा भी फाइनली वो किसी डेटा वेयर हाउस वगैरह में डाल के एंड वहां से फिर हम सीक्वल की क्वेरी लिख के डेटा निकालते हैं। लॉग इन्स का हो गया, ऐड टू कार्ट हो गया। तो जितना भी आप लोग खुद ऐप यूज करते हो, जितनी भी एप्स यूज करते हैं, हर एप्स में हमें दिखता है कि ये इवेंट किया आपने। तो जैसे अगर आप ऐप ओपन भी करते हो, वो इवेंट भी हम ट्रैक करते हैं। तो ऐप में जितनी भी जो भी हर एक्टिविटी, लाइक अगर स्क्रीन पे 5 सेकंड रुका है कोई बंदा, कोई 10 सेकंड रुका है, वो चीज भी ट्रैक हो रही है। एंड उस चीज से फिर आगे की नोटिफिकेशन क्या जानी चाहिए। अब जैसे ऐड टू कार्ट करके कई बार हम लीव कर देते हैं, नोटिफिकेशन आती है, तो वो सब डेटा एनालिटिक्स वालों ने ही बनाया होता है पूरा, कि पीछे प्रोसेस कि अच्छा इतने लोग ऐड टू कार्ट करते हैं और इतने लोग बाय नहीं करते, तो क्या इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि उनको आगे एक नोटिफिकेशन भेजें। तो नोटिफिकेशन सेटअप कोई और करता है, बट ये इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड करते हैं। तो इसलिए हम सीक्वल से स्टार्ट करेंगे। एंड हर इंटरव्यू में सीक्वल ही पूछी जाती है फर्स्ट लेवल पे। अगर आप सीक्वल क्लियर नहीं करते, चाहे आपको कितनी भी ज्यादा पाइथन आती हो, कोई फर्क नहीं पड़ता बिल्कुल भी। किसी को कोई वो नहीं है कि अच्छा इसको मतलब पाइथन आती है तो ले लेते, बट अगर वो डेटा ही फेच नहीं कर पाएगा तो मेरे किसी काम का नहीं है। तो मैंने आज तक ना हमारी टीम ने कभी भी कोई ऐसा बंदा हायर ही नहीं किया जिसको पाइथन अच्छी आती है और सीक्वल बेकार आती हो या ठीक ठीक भी आती हो। सीक्वल सबसे इंपॉर्टेंट आ जाती है। तो हम सीक्वल की सिलेक्ट स्टेटमेंट से स्टार्ट करेंगे सबसे पहले। तो सीक्वल में सबसे पहले मैं बताता हूँ कि डेटा स्टोर कैसे होता है। तो अगर किसी ने एक्सेल या वो देखी है तो टेबल्स देखे होंगे, और टैबुलर फॉर्म में डेटा स्टोर होता है सीक्वल में। तो इसको हम लेट से टेबल 1 बोल देते हैं। एंड अलग अलग टेबल्स में स्टोर होता है। ये इस टेबल में लेट से यूजर्स का डेटा स्टोर्ड है, एंड यूजर की हर इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी, आईडी, नेम, और जो भी मतलब डीओबी वगैरह सब कुछ। तो हर यूजर की एक एक रो है इसमें। एंड उसके अकॉर्डिंगली आपको बोलते हैं लेट्स से कि आपको डेटा चाहिए कि मेरे को सारे के सारे यूजर्स चाहिए और उनका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और डेट ऑफ बर्थ चाहिए। तो इसमें हमारी बेसिक सी सिलेक्ट क्वेरी लिखते हैं हम, क्योंकि इसमें डायरेक्टली सिर्फ फेच करना है। सिलेक्ट, जो कॉलम का नाम होगा, यूजर नेम लगा लो, यूजर नेम में हमारा यूजर नेम होगा, फर्स्ट नेम इज फर्स्ट नेम, एंड फिर लास्ट नेम और डीओपी। तो इससे, और फ्रॉम में फिर जो टेबल का नाम है, टेबल का नाम हम चलो यूजर्स ले लेते हैं इसमें, नॉट टेबल 1। तो यूजर्स आपने टेबल का नाम रखते हैं। तो ये बेसिक सी सिलेक्ट स्टेटमेंट्स होती हैं। सिलेक्ट जब भी आपको सिर्फ कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक कॉलम्स निकालने हैं। और अगर आपको सारे के सारे कॉलम्स चाहिए किसी टेबल से, तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम और जो भी टेबल का नाम है। तो ये बेसिक हमारी सिलेक्ट स्टेटमेंट हो गई।
नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। अब वेयर क्लोज आता है। तो अब सेम टेबल याद रखना, यूजर्स टेबल थी हमारी, एंड उसमें आपको बोलता हूँ मैं कि लेट्स से आपको कि एक पर्टिकुलर यूजर चाहिए था जिसका नाम लेट्स से अनुज था। तो आप क्या करते हो, सिलेक्ट। अब आप स्टार कर सकते हो अगर आपको सारे कॉलम्स चाहिए, बट अगर आपको सिर्फ कुछ कॉलम्स चाहिए तो आप उन कॉलम्स के नाम लिख दो, जैसे कि लास्ट टाइम बताया था मैंने। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, एंड फिर हम वेयर क्लॉज पे आते हैं, वेयर, एंड आपको चाहिए जिसका फर्स्ट नेम। सो फर्स्ट नेम जो आपका कॉलम का नाम है वही यहाँ पे आएगा, तो फर्स्ट इज इक्वल टू लेट्स से अनुज। अब ये केस सेंसिटिव होता है, तो आपका अगर अनुज छोटा है बड़ा है वो दोनों ट्राई करना पड़ेगा, बट हम एज्यूम करते हैं कि हर एक में मतलब ऐसे ये अनुज ही ये वाले नाम। तो अगर आप सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स एंड वेयर जो भी फर्स्ट नेम इक्वल टू करते हो, अब वेयर क्लॉज से क्या होता है, वेयर क्लॉज फिल्टर कर देता है इस इन्फॉर्मेशन को। तो आपने पूरा का पूरा टेबल स्कैन किया, इसने देखा कि अच्छा फर्स्ट कॉलम पे इसको अनुज चाहिए, तो वो देखता गया ओके फर्स्ट नेम पे अगर 5-6 यूजर्स भी होंगे या 10-15 जितने भी यूजर्स होंगे वो सारे के सारे यूजर्स आपको उठा के दे देगा। तो वेयर क्लॉज से हम फिल्टरिंग करते हैं। अब हम थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं वेयर क्लॉज पे। सो लेट्स सीक्वल प्रैक्टिस एक वेबसाइट है, वहां पे जाते हैं। हमारे ये सीक्वल प्रैक्टिस एक वेबसाइट है, और मैं मतलब अपने इंटरव्यू जब किसी को मतलब किसी का भी इंटरव्यू लेना हो तो यहाँ पे आता हूँ, क्योंकि सिंपल सा डेटाबेस दे रखा है आपको और क्वेरीज लिख सकते हो आप सीधा। तो एक यहाँ पे ये हॉस्पिटल का डेटाबेस है, एंड इसमें पेशेंट्स टेबल में है पेशेंट्स की इंफॉर्मेशन। तो अगर मैं इस पे रन करता हूँ तो देखो ये आपके टेबुलर फॉर्म में आपको सारे के सारे कॉलम्स आ गए पेशेंट्स के। हाइट वेट वगैरह सब कुछ आ गया। अब आपको सेम क्वेश्चन, अब हम वेयर क्लॉज की फिल्टरिंग, अलग अलग टाइप की फिल्टरिंग होती है। तो लेट्स से अब फर्स्ट नेम आपको चाहिए मिकी, तो हमने मिकी डाला। और हर क्वेरी हमेशा मतलब कोशिश करना आप ये हाफ सेमी कॉलन से एंड करो। अब मैं इसको रन करता हूँ तो हमारे पास सारे के सारे पेशेंट्स आ गए हैं जिनका फर्स्ट नेम मिकी था। अब लेट्स से आपको मिकी वाले यूजर्स तो आ गए, अब आपको ये भी बोल दिया मिकी भी चाहिए और उसका जो लेट्स से सिटी है वो भी पता आपको। तो अब क्या होता है जब वेयर क्लॉज में आपको मल्टीपल कंडीशन साथ साथ लगानी है, तो हम एंड और मल्टीपल जो ये अलग अलग टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं, हमने मैथ्स में पढ़ा होगा, एंड होता है तो दोनों के दोनों कंडीशंस मीट होनी चाहिए, और है तो कोई एक कंडीशन मीट हो जाए, तो इस टाइप से है। तो आपको अब दोनों कंडीशंस मीट करनी है, फर्स्ट नेम मिकी हो एंड सिटी हैमिल्टन हो। तो अब हमारे पास यूजर्स और कम हो गए जिनका फर्स्ट नेम मिकी था एंड सिटी मिल्टन थी। अब एक और कंडीशन आपको किसी ने बोल दी कि उस बंदे को एलर्जी भी नहीं होनी चाहिए। तो अब हमें मतलब कॉलम्स में दिख रहा है कि 3 बंदों को एलर्जीज है और बाकियों को नहीं है। तो जब कोई कॉलम या तो ये एम्प्टी होना चाहिए था या फिर नल है, नल का मतलब है कोई वैल्यू नहीं थी। तो नल को हम डायरेक्टली इक्वालिटी में ट्रीट कर सकते हैं, एंड हमें एलर्जी जिसको तो अब क्या होता है जो नल वैल्यूज है उसको डायरेक्टली इक्वालिटी में ट्रीट नहीं करते, इज नल पूछ सकते हैं हम या फिर इज नॉट नल, बट हमें विदाउट एलर्जीज वाले चाहिए तो हम डायरेक्टली ऐसे फिल्टर आउट कर लेंगे। तो ये हमारे वेयर क्लॉज की बेसिक बिल्कुल बेसिक फिल्टरिंग है कि फर्स्ट नेम आ गया तुम्हारा, सिटी आ गया, ये टेक्स्ट बेस्ड फिल्टरिंग है। अब मान लो आपको हाइट का वो चाहिए था, तो हम ये सब हटा देते हैं। हाइट चाहिए हमें कि 180 सेंटीमीटर से बड़ी हो, तो अब हमारे ऐसे आ गया। एंड अब चाहिए कि बड़ी तो हो बट छोटी वो भी चाहिए कि साथ में 190 से कम हो। तो फिर से हमने वेयर क्लॉज फिल्टरिंग से जो भी 180 से बड़ा है और 190 से छोटा है वो हमारे पास सारे यूजर्स आ गए। तो ये न्यूमेरिकल फिल्टरिंग अगर कंपैरिजन किसी उसमें करना हो।
बट लेट्स से आपके पास 5-6 नंबर है अलग अलग, कि मेरे को 180 वाला एग्जैक्ट चाहिए, 190 वाला चाहिए, 200 वाला चाहिए। तो यहाँ पे हम इन क्लोज यूज करते हैं कि ये तीनों वाले चाहिए। तो ये चीज आप हमेशा याद नहीं कर पाओगे कितने अलग अलग है। जितना हो सके प्रैक्टिस करोगे अलग अलग चीजों पे तो फिर याद हो जाता है। अब उल्टा भी हो सकता है कि हमें 180, 190 एंड 200 तीनों नहीं चाहिए। देन बेसिकली जब भी आपको इन होगा और उसका उल्टा करना है तो उसका नॉट इन कर दो। तो नॉट इन वाले आ गए। अब हमारे पास इन तीनों हाइट के अलावा जितने भी यूजर्स हैं वो सारे आ गए। तो ये न्यूमेरिकल फिल्टरिंग हो जाती है। ग्रेटर देन इक्वल टू लगा सकते हैं, नॉट इन इन वाला लगा सकते हैं, इक्वालिटी लगा सकते हो आप। इसको ही सेम आप 180 एंड हाइट 190 एंड हाइट 200 इस तरीके से भी कर सकते हो। बट ये मतलब कितनी एंड नहीं और करना पड़ेगा। हाँ, कि तीनों हाइट अलग अलग हमें मिल जाए। तो ये हमारी बेसिक न्यूमेरिकल फिल्टरिंग होगी। अब हम आते हैं डेट फिल्टरिंग पे। अब डेट का क्या होता है, डेट को भी आप ग्रेटर देन इक्वल टू इस टाइप से ट्रीट कर सकते हो, सिमिलर। बट बिल्कुल फॉर्मेट आपका मैच होना चाहिए। अगर फॉर्मेट में कहीं पे भी गड़बड़ होती है तो प्रॉब्लम आती है। तो हमें अब इससे बड़े आ गए, 2003 से बड़े जितने भी थे वो सारी की सारी डेट आ गई है, बर्थ डेट्स। और कुछ डेटा बेसिस में आप डायरेक्टली ऐसे यूज नहीं कर सकते, आपको डेट लगाना पड़ता है आगे। तो ये यहाँ पे भी काम कर रहा है। कोशिश करना हमेशा डेट ही यूज करो एंड इस तरीके से ये काम कर जाएगा। ग्रेटर देन इक्वल टू वही सेम इन वाला भी आ जाएगा, इज इक्वालिटी वाला भी आ जाएगा। अब इसमें एक और आता है बिटवीन, जो सबसे ज्यादा यूज होता है कि आपको दो डेट्स के बिटवीन का कोई नंबर चाहिए। तो हमेशा यही सेम चीज करनी है, डेट का फिल्टर लगा के यहाँ पे लेट्स से हमें 2003 से 2019 वाले बंदे चाहिए, तो वो हमारे पास आ गया। फिर से थोड़ा सा और कम करते हैं इसको, 2010। तो अब 17 वाले जितने भी आए थे वो चले गए, 2003 से 2010 के जितने भी डीओबी वाले हैं वो सारे आ गए। तो ये हमारी वेयर क्लॉज फिल्टरिंग होती है। तो सबसे पहले सिलेक्ट स्टार फ्रॉम जो भी पेशेंट्स हुआ, फिर उसने देखा कि अच्छा हमें इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बीच के वो चाहिए। अब एंड साथ में आप और कंडीशंस आगे ऐड कर सकते हो कि नाम क्या हो, जेंडर क्या हो, पेशेंट आईडी क्या हो एंड सो ऑन। तो ये हमारी वेयर क्लॉज फिल्टरिंग है। हम्म, तो वेयर क्लॉज फिल्टरिंग अब क्या होता है, सेम हमें आता है कि रिजल्ट्स आपको लेट्स से आपको रिजल्ट चाहिए कि मेरे को सबसे छोटी से बड़ी हाइट वाला बंदा पहले चाहिए। तो जब भी आपका कोई पूरा का पूरा ये इन्फॉर्मेशन आ गया एंड लेट्स से हमें पेशेंट आईडी चाहिए थी, फर्स्ट नेम चाहिए था एंड लास्ट नेम चाहिए था, जिनकी भी डीओबी इसके बीच में। बट फिर क्वेश्चन ये था कि जिसकी डेट ऑफ बर्थ सबसे मतलब जो सबसे ज्यादा यंगेस्ट है वो बंदा आपको सबसे पहले चाहिए। तो फिर हम ऑर्डर बाय करते हैं। तो ऑर्डर बाय एंड फिर आप बर्थ डेट पे कर सकते हो, असेंडिंग और डिसेंडिंग। हमें यंगेस्ट सबसे टॉप पे चाहिए तो हम बर्थ डेट डिसेंडिंग में करना है। और अब क्या है, जैसे अब ये कॉलम तो मैं लेके नहीं आया था ना, मैंने मांगा था कि बर्थ ऑफ डेट इसमें आना चाहिए रिजल्ट में। बट टू चेक द रिजल्ट कि अगर रिजल्ट सही आ रहा है नहीं, हम ये करेंगे। तो आप देख रहे हो कि हमारे जितने भी डेट ऑफ बर्थ इस टाइम पीरियड के बीच के, तो एंड जो सबसे ज़्यादा यंगेस्ट बंदा है, जैसे 9 अगस्त को जो जिसकी बर्थ डेट थी वो आ गया टॉप पे एंड सो ऑन ऐसे। तो ऑर्डर बाय हमेशा लास्ट में यूज होता है कि जब भी आप पहले पूरे का पूरा अपना लॉजिक बनाओ, वेयर क्लॉज फिल्टर वगैरह करके फिर ऑर्डर बाय लगाओ। तो हमारा ऑर्डर बाय भी हो जाता है। किसी को कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड अभी तक? ये सर सर जो एमटी जब था हमारा, जब हमने जब एलर्जीज को चेक करा था, तो उसमें जब नल के अलावा एमटी होगा तो उसको चेक करने के लिए हम इस क्लॉज यूज करते हैं या फिर ठीक है ठीक है। इक्वल तो टू। उसमें आप क्या कर सकते हो, जैसे मान लो आपको ये भी आपके पास नल वैल्यूज भी है और साथ में एम्प्टी भी है, ये क्वेश्चन है आपका। राइट राइट। हाँ, तो उसमें क्या करोगे आप, जैसे जो हमारा इसमें ही है ना एलर्जीज, लेट्स से इसमें ही आ जाते हैं। एलर्जीज आ गया, टेक्स्ट कॉलम है आपका। तो आप इसमें इनमें
नल कर सकते हो साथ में, और जो भी आपकी अगली वैल्यू क्या है लेट्स से खाली, या फिर इजियर बेटर रहता है कि कंफ्यूजन ना हो, इज इक्वल इज नल और एलर्जीज इक्वल टू एम्प्टी। ये ज़्यादा बेटर रहता है क्योंकि इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी कि आपकी या तो नल है या फिर एम्प्टी है, तो हमें चाहिए। अब इसमें हम ये कर लेंगे तो आपके नल वाले सारे आ गए, और अगर एलर्जी कोई खाली भी आएगी तो वो भी आ जाएगी। ठीक है, क्लियर? ओके और कोई क्वेश्चन? मिला। ओके, हम आगे कंटिन्यू करते हैं फिर। ऑर्डर बाय बहुत ज़्यादा बेसिक हो चुका है, तो अभी मैं आप लोगों को क्वेश्चन देता हूँ सिमिलरली। इसी डेटाबेस पे पेशेंट्स डेटाबेस देख चुके हो, ये वाले सारे हमारे कॉलम्स हैं, एंड मेरे को चाहिए यूजर्स। क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन मैं टाइप कर देता हूँ यहाँ पे कि फाइंड ऑल पेशेंट्स विद ऑल मेल पेशेंट्स विद एनी एलर्जी। तो मेरे को ये क्वेरी अपने चैट बॉक्स में टाइप करके भेजो। मेरे को सारे के सारे मेल पेशेंट्स चाहिए, सारे कॉलम्स चाहिए विद एनी एलर्जी। या 5 मिनट देता हूँ आप लोगों को। किसी ने अभी तक नहीं किया क्वेश्चन? अमन, हाँ, धीरज, ठीक है, ओके। हाँ, धीरज, तुम्हारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। जेंडर इज इक्वल टू मेल एंड एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी इज नॉट नल। रोहित, तुम्हारा भी बिल्कुल सही है। तुम्हारे में रोहित एक प्रॉब्लम है, जेंडर इज इक्वल टू जो मेल करना है, तो वो जैसे बाकियों ने किया है तो वो कोट्स में डालना पड़ेगा क्योंकि वो स्ट्रिंग है। हम्म, वरना ये एरर आएगी, वो बोलेगा कि मेल नाम का कॉलम कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता। हाँ, बाकी सब भी कई सही है कि एलर्जी नहीं होनी चाहिए एंड मेल साथ साथ में। ठीक है, हम आगे कंटिन्यू करते हैं फिर। अब मतलब आई थिंक वेयर क्लॉज की बेसिक फिल्टरिंग सबको क्लियर है, एंड ऑर्डर बाय फिर तुम साथ में लगाई दोगे। ओके, अब हम थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस पे आते हैं। एग्रीगेशन फंक्शन, तो अलग अलग टाइप के फंक्शंस होते हैं एग्रीगेशन में, कि काउंट कर लिया आपने, सम कर लिया, जो भी रिजल्टेंट है उसका एवरेज कर लिया, मिनिमम निकाल लिया, मैक्सिमम निकाल लिया। तो हम सबसे पहले बेसिक एग्रीगेशन करेंगे, फिर मैं आपको ग्रुप बाय भी बताऊंगा, फिर फिल्टरिंग आफ्टर ग्रुप बाय यूजिंग हैविंग क्लॉज। ये हमारा लास्ट का मतलब तीनों चीजें कवर करेंगे, एंड इससे तुम्हारा मतलब बेसिक फर्स्ट लेवल ऑफ सीक्वल तुम सीख जाओगे। फिर हम धीरे धीरे आगे थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, एंड फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग वगैरह पे आएंगे। तो सबसे पहले अभी एग्रीगेशन फंक्शंस करते हैं। तो काउंट, ये सब उठाता हूँ, अब यहीं पे लेके आते हैं कि ये प्लेटफॉर्म थोड़ा सा इजी हो जाता है। सिलेक्ट, ये किया। हम्म, तो लेट्स से कि आपको बोला गया कि आप वही जो सेम क्वेश्चन है कि जेंडर मेल है, एलर्जी इज नॉट नल, मेरे को इसका काउंट चाहिए। तो आप
नहीं, ये तो देख लो, एक तो तरीका है कि आप पूरा का पूरा डेटाबेस वो डाउनलोड कर लो और फिर अलग से अपना अकाउंट लगाओ। तो हमारे पास सभी के सब आ गए हैं ये, ऑल मेल्स एंड जिसकी एलर्जी नॉट नल है। अब आपको काउंटर करना है, तो आप ये एक तो ये कर सकते हो कि सारा का सारा डेटाबेस पूरा डाउनलोड करो, मतलब जो भी इस क्वेरी में फॉल कर रहा है, फिर इसको देखो रोज कितनी है। एंड दूसरा तरीका इजियर इज टू यूज काउंट। तो आप काउंट स्टार्ट डायरेक्टली करोगे तो आपको सारी की सारी रोज आ जाएगी। तो इसमें आपके आ गए 1306 रोज, जिनकी भी जेंडर मेल है एंड कोई ना कोई एलर्जी है। बट अब लेट्स इस केस में तो क्योंकि हमारे यूनिक पेशेंट्स है, बट लेट्स से अगर कोई सेम पेशेंट बार बार किसी एंट्री में आ जाता है, तो उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी कि आपकी डुप्लीकेट्स एग्जिस्ट करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, काउंट में साथ में डिस्टिंक्ट लगाते हैं। अब डिस्टिंक्ट में क्या लगाएंगे, पेशेंट आईडी बेटर रहेगा, क्योंकि पेशेंट आईडी एक यूनिक आइडेंटिफायर है हर यूजर का। अभी भी सेम आया क्योंकि इसमें कोई भी ऐसे डुप्लीकेट एंट्रीज नहीं है। अब ये क्या करता है, जो अगर हम एग्रीगेशन फंक्शंस विदाउट यूजिंग ग्रुप बाय डायरेक्टली ऐसे लगाते हैं, तो वो जितने भी है वो पूरे के पूरे आपके कॉलम पे लगा देगा साथ साथ में। अब लेट्स से हमें एवरेज हाइट चाहिए, तो एवरेज हाइट कर लेते हैं। तो इन यूजर्स की जिनका जेंडर मेल है, अब जो भी पेशेंट्स हैं जिनका जेंडर मेल है एंड कोई एलर्जी नहीं है, उनकी एवरेज हाइट हमारी आ रही है अराउंड 162 सेंटीमीटर। एंड सिमिलरली मैं एवरेज वेट भी कर सकता हूँ। अब ये क्या, ये पूरे के पूरे जो वेयर फिल्टरिंग के बाद होता है, जो भी आप एग्रीगेशन करते हो, सबसे पहले आता है आपका जितना भी डेटा आपने उठाया, वो पूरे के पूरे डेटाबेस से उठाता है, फिर वेयर क्लॉज फिल्टरिंग लगती है, फिर आपका एग्रीगेशन लगता है। तो ये सीक्वेंस याद रखना, मतलब अभी काम नहीं आएगा, बाद में मैं और अच्छे से एक्सप्लेन भी करूंगा। तो एवरेज वेट भी आ गया हमारा, 81 एवरेज वेट है। तो ये डायरेक्टली एग्रीगेशन पूरे के पूरे आप टेबल पे लगा सकते हो विदाउट किसी भी मतलब उस क्वेश्चन के बिना। अब क्या आता है, अब हम ग्रुप बाय करते हैं। तो आप लेट्स से अब हम सिर्फ एलर्जीज रख लेते हैं, या फिर सिर्फ जेंडर्स रख लेते हैं, और ये आ गया। अब आपको बोल दिया कि हर स्पेसिफिक एलर्जी का आपको चाहिए कि मेरे को ये बताओ कि अच्छा हर अलग अलग एलर्जी के कितने कितने पेशेंट्स हैं। तो हम देखते हैं कि किस किस टाइप की एलर्जीज है। अब ये देखो, रैगविड, पीनट्स, अलग ग्लूटन, ये सारी टाइप की एलर्जीज है लोगों को। एंड आपको बोला कि अच्छा पीनट्स वाले कितने हैं, ग्लूटन वाले कितने हैं, अब इसका काउंट करना है। अब क्या एक तरीका हो सकता है कि वेयर क्लॉथ से सेम फिल्टर कर दो, हर एक का अलग अलग देखो तुम, बट वो काफी डिफिकल्ट हो जाता है। तो इस केस में हम ग्रुप बाय करते हैं। तो ये ग्रुप बाय क्या करता है आपका, हर जो भी आप ग्रुप बाय में वो लेके आओगे कॉलम, उस चीज का एक पर्टिकुलर अलग से ग्रुप बनाएगा, एंड फिर उस स्पेसिफिक सिर्फ उसी ग्रुप पे ये अपना एग्रीगेशन लगाएगा। अब एग्रीगेशन में आप काउंट लगा सकते हो, सम लगा सकते हो, एवरेज, मिन, मैक्स, और भी काफी होता है, बट ये 5 सबसे ज्यादा कॉमन है। तो हम अब हमें चाहिए हर एलर्जी का पेशेंट काउंट क्या है, तो हम एलर्जीज पे ग्रुप बाय लगाएंगे कि हर एलर्जी का एक एक अलग अलग ग्रुप बन जाए, एंड फिर उसके अकॉर्डिंगली हमारा काम चले। तो एलर्जी का ग्रुप कर दिया मैंने, एंड साथ में मैं काउंट, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। डिस्टिंक्ट पेशेंट आईडी करना चाहिए अगर यूनिक वैल्यूज नहीं है तो। अब ये मेरे को एक वो दे देगा कि अच्छा इस पर्टिकुलर एलर्जी के इतना काउंट है, इतना काउंट है। अब ये थोड़ा सा रीडेबल सा नहीं है, तो यूजुअली लोग क्या बोलते हैं, क्वेश्चन में होता है कि हमें एलर्जी काउंट से वो भी चाहिए। तो इसको वो करें। अब एक ये बहुत ज़्यादा कॉमन ट्रिक है, लोग यूज़ नहीं करते, सभी लोग यूज़ नहीं करते। तो आप ऑर्डर बाय में जैसे मैंने 2 लिख दिया, तो ये अपने आप मेरे को पूरा का पूरा ये नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली उठा लेगा। अब एलर्जीज की जगह भी मैं 1 लिख सकता हूँ, एंड मेरा सेम रिजल्ट आएगा। तो ये थोड़ा सा टाइपिंग मतलब ईजी बना देता है, कॉलम नेम याद रखने की जरूरत नहीं है, जो आपने ऊपर लिखा है उसके अकॉर्डिंगली अपने आप ग्रुप बन जाएंगे, ऑर्डर बाय भी अपने आप हो जाएगा। तो ये हमारा ग्रुप बाय हो गया। एंड अब इसमें मल्टीपल, ज़रूरी नहीं है कि एक ही वैल्यू का ग्रुप बने, आप साथ में एक और ग्रुप बना सकते हो। इस केस में हम क्या रखें, बर्थ डेट रख लेते हैं कि हर पर्टिकुलर बर्थ डेट का
एक वो बना लेते हैं। एंड अब ये मेरे को ऑर्डर बाय को 3 करना पड़ेगा। तो अब हमारे पास आ गया, बट ग्रुप बाय मैंने चेंज नहीं किया था, तो कोई सबका सब सेम रिजल्ट रहा, बट बर्थ डेट बस एज अ कॉलम आ गया। अब ये रैंडम वैल्यूज उठाई है इसने, तो उस पर मत देखना। हाँ, अब हमारा पूरा का पूरा रिजल्ट चेंज हो गया कि इस पर्टिकुलर बर्थ डेट पे जिसको ये एलर्जी थी उसके 2 पेशेंट है, इस एलर्जी और इस बर्थ डेट वाले 2 पेशेंट्स है। एंड फिर साथ में मतलब और एग्रीगेशन तुम साथ में लगा सकते हो इसी चीज़ के। हम्म, तो हमारा ये बेसिक ग्रुप बाय कि ग्रुप्स बना सकते हो किसी भी 2 कॉलम के, 3 5 6 मतलब कितने भी बना सकते हो तुम, उसके उसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है, बट मिनिमम एक होना चाहिए, मिनिमम एक कॉलम एंड सो ऑन। एंड फिर ऑर्डर बाय कर सकते हो किसी भी चीज़ पे, जो भी आपके रिजल्टेंट कॉलम है, जो भी आखिरी के कॉलम बचे हैं, 1 2 3 कॉलम बचे हैं, तीनों में से किसी पे भी कर सकते हो। ठीक है, तो अब ग्रुप बाय तो हो गया। अब मैं ये हटा देता हूँ। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि हमें चाहिए ही सिर्फ वो है कि सिर्फ वो एलर्जीज बताओ जो कम से कम 30 लोगों को है और ज़्यादा से ज़्यादा 100 लोगों को। तो सिर्फ वो एलर्जी चाहिए जो 30, मतलब अब मेरे को आयोडीन नहीं चाहिए, पीनट्स चाहिए, 30 चाहिए, 39 भी चाहिए, 57 भी चाहिए, 78 भी चाहिए, बट 100 से ज़्यादा भी नहीं चाहिए। तो हमें ये 1 2 3 4 ये 4 एलर्जीज वाले बंदे चाहिए। तो इसमें क्या होगा, अब मेरे को फिल्टरिंग लगाना है फिर से। हाँ, हैविंग क्लॉज यूज करेंगे हम। तो यहाँ पे डायरेक्टली अब क्या, मैं ऑर्डर बाय हमेशा लास्ट में लगता है, मैं ऑर्डर बाय के बाद हैविंग मत लगाने लग जाना, वो बिल्कुल गलत हो जाता है। ऑर्डर बाय तो इसलिए है कि आपका जो भी फाइनल रिजल्ट है उसको किस ऑर्डर में डालना है। तो हैविंग लगाएंगे, हैविंग। अब हैविंग में डायरेक्टली मैंने ये यूज़ किया काउंट स्टार, और हमने देखा कि हमें चाहिए। अब वेयर क्लोज वाले जो फिल्टरिंग का जो मैंने बताया था, सेम लॉजिक्स यहाँ पे लगेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 30 एंड काउंट स्टार हमारा लेस देन इक्वल टू 100। तो अब हमारी ये एग्जैक्टली 4 वैल्यूज आ गई। अब यूजली लोग गलतियां कहाँ करते हैं कि जो मैंने हैविंग क्लॉज में फिल्टरिंग लगाई है इंटरव्यू में, वो डायरेक्टली वेयर क्लॉज में लगाने लग जाते हैं। तो वो लोग यहाँ पे लगाने लग जाते हैं ये सेम चीज़, और वो मतलब वो ये देखते ही मेरे को पता चल जाता है कि इनको नहीं आता, इनको ग्रुप बाय नहीं आता। उन्होंने थ्योरी पढ़ी है, क्वेश्चंस थोड़े बहुत किए, बट एक्चुअली में नहीं आता, और ये बहुत कॉमन गलती है। मतलब ऐसा नहीं है कि वन इन, मतलब अगर मैं 5 इंटरव्यू ले रहा हूँ तो 3 लोग ये गलती कर ही रहे हैं। तो ये गलती हमेशा याद रखना कि ग्रुप बाय के बाद की जो फिल्टरिंग है, जो ग्रुप बाय हो गया है एंड उसके एग्रीगेशन पे जो तुम फिल्टर करना चाहते हो, उसके एग्रीगेशन पे अगर कोई फिल्टर करना है तो वो बाद में करो। सबसे पहले तुम्हारी वेयर क्लोज की फिल्टरिंग होगी, फिर उसके बाद तुम्हारे ग्रुप्स बनेंगे, एंड फिर तुम हैविंग क्लोज वाला फिल्टर लगेगा, एंड लास्ट में तुम ऑर्डर बाय पे आते हो कि और ऑर्डर बाय अब तो हमें चाहिए नहीं चाहिए कि कोई वो नहीं है। अब देखो चेंज हो गया हो। अब एक और इजी चीज, मतलब ये तो मेरे को शायद पहले ही बता दी थी, तो हम हर कॉलम को एक अपना नाम दे सकते हैं। तो काउंट स्टार को, क्योंकि यहाँ पे काउंट स्टार लिखा आ रहा था वो अच्छा सा नहीं लगता, तो हम लेट्स से पेशेंट्स एक नाम दे देते हैं, तो ये पेशेंट्स आ जाएगा। एंड हैविंग क्लॉज में क्या है, तुम इस नाम को डायरेक्टली यूज कर सकते हो, क्योंकि आपकी एग्रीगेशन पहले हुई है, तो ये कॉलम्स आपके बन गए थे और उसके बाद फिल्टरिंग हुई है। बट अगर जैसे कुछ लोग जो गलती मैं बता रहा था वो करते हैं, वो ये एग्जैक्ट यही गलती करेंगे, वो ग्रुप बाय नहीं लगाएंगे एंड ये करते हैं, तो ये एरर आता रहता है, फिर वो मतलब सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि क्या करें। तो ये नहीं करना है बिल्कुल भी, ग्रुप बाय के बाद फिल्टरिंग करनी है यूजिंग हैविंग क्लॉज हमें। ठीक है, तो अब बिल्कुल इसी बेसिक सी चीज़ है कि यही मैंने ग्रुप बाय बता दिया, हैविंग क्लॉज बता दिया। ठीक है, अब हम आते हैं एडमिशन डेटाबेस पे आ जाते हैं। ठीक है, एडमिशन डेटाबेस में क्या है, जब भी कोई पेशेंट एडमिट होता है हॉस्पिटल में, तो वो आता है, उसकी एक एडमिशन डेट होती है, एक डिस्चार्ज डेट होती है, डायग्नोसिस होता है, और एक अटेंडिंग डॉक्टर की आईडी मिल जाती है। अब मेरे को अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ, तो देखते हैं कितने लोग कर पाएंगे। सो सेम ग्रुप बाय से यूज होगा, हैविंग क्लॉज फिल्टरिंग लगेगी। एंड तो ये पहला क्वेश्चन मैं इंटरव्यू में पूछता हूँ लोगों से। सो हमें चाहिए, मेरे को हर पेशेंट चाहिए
with first admission date, जिनकी फर्स्ट एडमिशन डेट लेट्स से 2019 की रही है, मतलब इसके बीच में और इसके बीच में। तो हाँ, मेरे को हर पेशेंट की, अब फाइनली मेरे को रिजल्ट में क्या चाहिए, पेशेंट आईडी एंड फर्स्ट एडमिशन डेट। अब बट तुम्हारी फर्स्ट एडमिशन डेट इसके बीच में होनी चाहिए। तो हाँ, ये क्वेश्चन ट्राई करो एक बार। सेम मैं थोड़ा सा टाइम देता हूँ तुम्हें। सर रोहित, तुमने ये रोहित गलत है। अमन फिल्टर नहीं किया, मनोहर कंप्लीटली रॉन्ग, क्योंकि फर्स्ट एडमिशन डेट नाम से कोई टेबल कॉलम ही नहीं है इसमें। रोहित ने भी यही गलती की, फर्स्ट एडमिशन डेट नाम से कोई कॉलम नहीं है। एंड हैविंग की फिल्टरिंग बिफोर ग्रुप बाय नहीं कर सकते। तो मैं पहले एक एक करके सबका, अगर कोई और भी अभी आंसर दे रहा है तो आई विल वेट। Okay, I'll tell everyone. सो पहले जिन्होंने आंसर किया मैं उनका वो करता हूँ। सो हाँ, पहला मनोहर राज। सो मनोहर, फर्स्ट एडमिशन डेट नाम से कोई कॉलम ही एग्जिस्ट नहीं करता। एडमिशंस डेट है तो हर बंदे की अलग अलग है। अब अगर मैं ये सिर्फ एडमिशन डेट भी लिख देता हूँ तो जो तुम्हारा रिजल्ट आएगा, एग्जिस्ट सिम की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली इन भी कर सकते हैं। देखो एडमिशन टेबल में हमारे तो नो रोज टू डिस्पेयर, बट चलो। एंड इसमें भी ये लगाना ज़रूरी होता है। तो ये मेरे को सिर्फ वो रिजल्ट्स दे रहा है जो एक्चुअल एडमिशंस इन दो डेट को हुआ, बीच में भी नहीं है, क्योंकि तुमने बिटवीन वेयर क्लोज वाला जो बिटवीन है वो यूज़ नहीं किया। तो ये कंप्लीटली, ये बिल्कुल ही गलत क्वेरी है। एंड फिर हम आते हैं अमन की क्वेरी पे। सो अमन ने सबसे पहली चीज तो आसान कर दी, वो काफी अच्छा किया कि उसने फर्स्ट एडमिशन डेट निकाली। अब क्या होगा कि हर पेशेंट की
जो मिनिमम डेट है वही उसकी फर्स्ट एडमिशन डेट होगी। तो इसने ग्रुप बाय लगाया पेशेंट आईडी पे, तो हर पेशेंट का एक ग्रुप बन गया हमारे पास कि इस पेशेंट का पूरा ग्रुप आ गया जितनी भी इसने एडमिशन्स किया। अब उसमें से इसने मिनिमम उठाया, तो हर पेशेंट का जो मिनिमम एडमिशन डेट है वो उसका फर्स्ट एडमिशन डेट हो गया। बट फाइनली क्वेश्चन ये भी था कि एडमिशन जो फर्स्ट एडमिशन डेट है वो इसके बीच में होनी चाहिए। तो अब मैंने बताया था जो ग्रुप बाय के एग्रीगेशन के बाद की फिल्टरिंग है वो होती है हैविंग क्लॉज में। तो हम हैविंग क्लॉज लगाएंगे यहाँ पे क्योंकि ये इसके बाद की है, फर्स्ट एडमिशन डेट की फिल्टरिंग है तो हम बाद में करेंगे हैविंग फर्स्ट एडमिशन डेट। अब वेयर क्लॉज में डेट्स का क्या बताया था मैंने, या तो ग्रेटर देन इक्वल टू यूज कर सकते हो, तो ग्रेटर देन इक्वल टू यूज कर लो 0101 एंड हटा देता हूँ लास्ट डे ऑफ 30। तो यहाँ पे मैंने लेस देन इक्वल टू करना है। हाँ, तो अब हमारे पास वो सारे पेशेंट्स आए हैं जिनकी भी फर्स्ट एडमिशन डेट 2019 के बीच, मतलब पूरे 2019 में रही है कभी। सो ये एक्चुअली में मतलब ये करेक्ट रिजल्ट ऑफ द क्वेरी है। तो अमन को हैविंग क्लॉज लगाना था, उसने फर्स्ट एडमिशन डेट तो हर यूजर की निकाल ली एंड बाद में बस फिल्टर करना था फॉर द। तो अगर ये क्वेश्चन होता मेरा कि मेरे को सिर्फ हर पेशेंट आईडी और वो चाहिए, तो अमन का आंसर करेक्ट था, बट वो फिल्टरिंग भी रिक्वायर्ड थी हमारे लिए। तो ये हमारा सोल्यूशन होता कि ग्रुप बाय किया, फर्स्ट निकाली। अब तुमसे ये भी पूछा जा सकता कि लास्ट एडमिशन डेट हो, तो हम इसको लास्ट कर देंगे, इसको मैक्स कर देंगे एंड जो भी फिल्टरिंग रिक्वायर्ड है। और हाँ, सो अभी किसी को डाउट है इसमें? कि फर्स्ट एडमिशन लास्ट डेट एंड बाद में फिल्टरिंग करना है। सो हमारा जो कंसेप्ट है यहाँ तक ही है आज के। किसी को कोई किसी भी चीज़ से रिलेटेड डाउट्स है तो मेरे को बता दो। एंड मैं इसके मतलब जितने भी कंसेप्ट आज हमने किए हैं इसकी एक क्वेश्चन लिस्ट या फिर कुछ ना कुछ शेयर करूंगा जो तुम्हें आंसर करना है। हाँ हाँ, बिटवीन के साथ हम बहुत यहाँ पे सिर्फ बिटवीन यूज करना, बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट। तो ये हमारा अमन विद बिटवीन हो जाएगा। रुक जाओ, ये नाम चेंज कर दिया था मैंने, मेन मतलब यूजुअली बिटवीन ही यूज करना चाहिए। हाँ, तो सो इसमें मैंने जो स्टार्ट में बताया था यही था कि सबसे पहले हम सारे के सारे सीक्वल के जितने भी हो सकते हैं कंसेप्ट क्लियर करेंगे कि मतलब सबसे जो मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन है सीक्वल का कि वो भी तुम बहुत आसानी से 5 से 10 मिनट में सॉल्व कर लो। तो हमें इतने कंसेप्ट हम सब कुछ अच्छे से ग्राउंड लेवल पे करेंगे सीक्वल में। टैबलो में बेसिक विजुअलाइजेशन से लेके थोड़ा सा मतलब टैबलो के फॉर्मूला वगैरह की टैबलो तुम इंटरव्यू कोई भी क्रैक कर पाओ सीक्वल और टैबलो से रिलेटेड, क्योंकि कई बार थोड़ा बहुत पाइथन में बोल देते हैं बट एंट्री लेवल में सीक्वल एंड टैबलो अगर है तो तुम्हारी मतलब अगर तुम 10-15 इंटरव्यूज दे दोगे तो डेफिनेटली एक ना एक में जॉब लगी जाती है अगर तुम्हें आता है। और उस आने के लिए मैं सीक्वल एंड टैबलो सिखाऊंगा। एंड फिर क्या होगा कि टैबलो और सीक्वल तुमने सीख लिया, फिर एक आधे प्रोजेक्ट्स करेंगे हम कि वो इसी से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। वो लिंक्डइन पे डाल लेना, गिटअप पे डाल लेना, मतलब वो मैटर नहीं करता इतना, रिज्यूमे के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि रिज्यूमे जब देखते हैं लोग तो वो देखते हैं कि कुछ तो किया हो कि एक फॉर पहले इंटरव्यू के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा तुम्हें पहले से। तो हम दो प्रोजेक्ट्स बनाएंगे सीक्वल एंड टैबलो में और वो पब्लिश कर लेंगे ये पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे। फिर क्या होगा, फिर हमें रिज्यूमे बनाने एंड रिज्यूमे में मतलब थोड़ा सा अच्छा सा मैं फॉर्मेट शेयर करूंगा कि क्या क्या लिखना चाहिए, स्किल्स कहाँ पे लिखना चाहिए, कहाँ कहाँ पे तुम झूठ बोल सकते हो एंड उस झूठ को कितना ज़्यादा मतलब प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि तुम कि सामने वाला पकड़ ना पाए ऐसा झूठ लिख सकते हो तुम रिज्यूमे में। तो प्रोजेक्ट से रिलेटेड इंटर्नशिप, अगर कोई फ्रेशर है इंटर्नशिप भी लिख सकता है क्योंकि वो चीज़ वेरीफाई कोई नहीं करता है क्योंकि अनपेड होती है इंटर्नशिप्स मोस्टली। हाँ
एंड उसके बाद रिज्यूमे बिल्डिंग होगी प्रॉपर। एंड फिर मैं जॉब अप्लाई कैसे करना है, कहाँ कहाँ पे क्या रीच आउट करना चाहिए, वगैरह सब कुछ बताऊंगा मैं। सो हाँ, हाँ, लाइक ऑल ऑफ दीज क्लासेस आर गोइंग टू बी अनपेड। मतलब वीकली मैं वीकेंड पे अपने 2 घंटे, एक्सेल की जरूरत नहीं होती, एक्सेल कोई नहीं पूछता। सो बाकी क्लासेस विल बी अनपेड, क्योंकि मैं मतलब बस देखना चाहता हूँ इफ आई कैन, आई थिंक, क्योंकि मैंने पर्सनली जो मेरे दोस्त वगैरह हैं, उनको तो बता के वो लोग तो हायर हो गए थे, तो आई जस्ट वांट टू सी कि अगर कोई मतलब जिसको मैं नहीं जानता उनको मैं हायर करवा सकता हूँ या नहीं, तो उसके लिए मैं ये प्रोग्राम रन कर रहा हूँ। एंड मे बी हाँ, फ्यूचर में मतलब शायद आई मे थिंक टू गेट पेड फॉर दिस, बट अभी ये वाला जो भी लोग इस पर्टिकुलर बैच में है, उन सबको सब कुछ फ्री में मिलेगा। एंड मनोहर, एक्सेल कोई नहीं पूछता, कोई भी। मतलब अगर तुम्हें सीक्वल आती है तो दे थिंक कि मतलब कि तुम्हें बहुत अच्छे से आता है ऑलरेडी, तो एक्सेल एक्सेल तो MIS वगैरह से पूछते हैं। तो एक्सेल MIS वगैरह से पूछते हैं, तो तुम्हें मतलब एक्सेल की तो चिंता करनी नहीं। एक्सेल तो जब सीक्वल से डेटा निकाल के एक्सेल में तुम काम करना शुरू करते हो तब भी आ जाता है थोड़ा, बट एक्सेल पूछता कोई नहीं है। कि बहुत रेयरली होता है कि मैंने देखा हो कि किसी ने एक्सेल पूछा हो, मेरे से पूछा हो, मैंने किसी से पूछा हो, कभी नहीं। मतलब सीक्वल के कुछ बेसिक से लेके एडवांस, एक क्वेश्चन दूंगा मैं, वो बेसिक से लेके एडवांस तुम्हारा सब कुछ कवर करवा देगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि 3-4 क्वेश्चन पूछ के मैं इंटरव्यू में ये पता लगा सकता हूँ कि तुम्हें सीक्वल और प्रॉब्लम सॉल्विंग कितनी आती है। से ये ग्रुप बाय वाला था, अब ये तुम्हें ग्रुप बाय और हैविंग क्लॉज वाला कंसेप्ट समझ आ गया, बट कैसे अप्लाई करना है अलग अलग सिचुएशंस में, वो प्रैक्टिस से आता है। तो वो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग चीज होती है इसमें, डेटा एनालिटिक्स में। तो सीक्वल चाहे तुम, हाँ, चैट जीपीटी वगैरह सब कुछ एग्जिस्ट करता है, बट वो तुम्हारे लिए सीक्वल क्वेरी भी लिख देगा, बट तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग चेक करने के लिए हम सीक्वल का टेस्ट लेते हैं। पाइथन के बारे में बस तुमसे, अगर मैंने कभी किसी के पाइथन का इंटरव्यू लूंगा, मैं ऊपर ऊपर से पूछूंगा क्या क्या बनाया है, क्या क्या किया है, क्योंकि मोस्टली लोग नेट से देख के थोड़ा बहुत सिंटेक्स वगैरह, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए कुछ कंसेप्ट पूछे जा सकते हैं पाइथन के, बट सिंटेक्स तो कोई नहीं पूछता। मतलब बट सीक्वल में क्योंकि सब कुछ मैटर इसी में करता है कि तुम हैविंग पहले लगा रहे हो बाद में लगा रहे हो, तो इसलिए सीक्वल इंपॉर्टेंट है। फिर टैबलो पे आएंगे हम। हाँ, तो मेनली मतलब तुम्हारी अगर कोई डेटा एनालिटिक्स में जाना चाहता है उसके लिए है ये, और किसी को अपनी पहली जॉब या इंटर्नशिप जो भी लगना है उसके लिए। हाँ, और आराम से मतलब तुम 2 महीने अगर अच्छे से सब कुछ करोगे, 2 महीने में तुम तैयार हो जाओगे। एंड विद इन नेक्स्ट मतलब तुम 1 महीना पूरे की पूरी बार बार अप्लाई करोगे, कुछ ना कुछ नया सीखोगे अपने इंटरव्यू में, अच्छा ये भी पूछ सकते हो। फिर तुम उसके उसके लिए थोड़ी सी तैयारी करोगे, तो तुम 3 से 4 महीने में आराम से अपनी पहली जॉब ले सकते हो। और अगर मतलब, और जॉब सैलरीज भी डेटा एनालिस्ट में मतलब आई थिंक बहुत अच्छे कॉलेज से हो, IIT वगैरह से हो, तो तुम 12-13 लाख से शुरू कर सकते हो। बट उससे कम में भी हो, मतलब अगर तुम ज़्यादा अच्छे कॉलेज से नहीं हो, बट अगर तुम सिर्फ इंजीनियर हो, तो तुम 8 से 10 लाख भी मांग सकते हो। मतलब मेरे दोस्त हैं जिन्होंने 5-5, 6-6 साल में इंजीनियरिंग कवर किया है, उनको पहले 3-4 लाख का ऑफर आया, उन्होंने मना कर दिया, कोई नहीं, फिर 5-6 का, फिर 8-10 का। तो अगर वो बार बार ट्राई करते रहे तो बाद में मिल गया कि 8-9 लाख वाला कोई ना कोई मिल ही जाता है। थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, बट जॉब अगर तुम्हें आता है तो जॉब लग जाती है काफी इजीली। हाँ, अगर इंटरव्यूज नहीं आ रहे हैं तो फिर उससे पहले का प्रोसेस ठीक करना पड़ता है कि जो तुम अप्लाई वगैरह कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। अगर इंटरव्यूज आ रहे हैं फिर क्रैक नहीं हो पा रहा, फिर तो तुम्हारे स्किल लेवल पे है पूरा का पूरा इशू। तो हम दोनों चीजें ही कवर करेंगे, बट पहले हम स्किल लेवल का कवर करेंगे, फिर जॉब एप्लीकेशन वाला सब कुछ कवर करेंगे। हाँ, अमन, मैं तुम्हें ऐड कर देता हूँ। मैं यहाँ पे रुको, मैं लिंक शेयर करता हूँ। किसी और को कोई और क्वेश्चन है? नहीं नहीं, क्लाउड एंड डेटा वेयर हाउसिंग कंसेप्ट की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मतलब मैंने फर्स्ट जॉब के लिए नहीं है, लाइक वो ये चीज़ है ना, गुड टू नो होती है कि पता होना चाहिए, बट मैं इंटरव्यू में कभी नहीं पूछूंगा। अगर तुम्हें जॉब पे लग गए, तुम्हें पता है, तो तुम्हें एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिल जाती है क्लाउड एंड डेटा वेयर हाउसिंग से, बट ये तुम्हें कभी टू गेट मतलब हायर करवाने वाला स्किल नहीं है। एंड अब क्या है, अगर तुम किसी जॉब पे नहीं हो तो क्लाउड और डेटा वेयर हाउसिंग के लिए तो तुम्हें मतलब सर्वर वगैरह चाहिए और उसकी कॉस्ट आती है।
तो इट्स बेटर कि अभी मतलब अभी सीक्वल पे इतना ज़्यादा फोकस करो कि तुम्हारी सीक्वल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए, कि कोई भी क्वेश्चन आए कि अभी जैसे मैं कोई भी इंटरव्यूज देता हूँ तो या कोई टेस्ट देता हूँ तो 1 या 2 घंटे का टेस्ट है, वो आधे घंटे में कवर अप हो जाता है। तो अमन जैसे तुम बोल रहे हो तुम्हें अभी तक इंटरव्यूज नहीं आए हैं, तो मेनली कि तुम्हारे रिज्यूमे लेवल पे प्रॉब्लम है कुछ ना कुछ, या जो तुम जॉब एप्लीकेशन का प्रोसेस है। हाँ, और या फिर तुम सीक्वल के टेस्ट आते हैं वो क्लियर नहीं कर रहे हो, अगर टेस्ट आ रहे हैं तो, क्योंकि सीक्वल के जो टेस्ट लिंक्स आते हैं हैकर रैंक वगैरह के, अगर वो क्लियर नहीं कर रहे हो तो भी इंटरव्यू नहीं मिलेगा। मतलब वो तो तुम्हारा ऑप्टिमल सोल्यूशन भी होना चाहिए, ये नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो वो सब कुछ देखते हैं लोग। स्टोर्ड प्रोसीजर्स की भी ज़रूरत नहीं है, स्टोर्ड प्रोसीजर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्रिएट अपडेट मतलब तुम्हें सिर्फ डेटा फेच करना आना चाहिए। स्टोर्ड प्रोसीजर क्या होता है कि वो एक डेटा नया कोई टेबल्स वगैरह क्रिएट करता है, तो वो हमारे डेटा इंजीनियरिंग या फिर डेवलपर्स उनके लिए ही होता है। तो स्टोर्ड प्रोसीजर्स की ज़रूरत नहीं है। एंड क्लाउड डेटा वेयर हाउसिंग की भी ज़रूरत नहीं है। एंड अमन, तुम्हारे लिए मैं एक बार 2 मिनट दो मेरे को, मैं लिंक भेजता हूँ ज्वाइनिंग का। स्टॉप। अमन तुम अपना नंबर लिख दो अमन, मैं वहाँ पे व्हाट्सअप कर देता हूँ तुम्हें ज्वाइनिंग लिंक, या फिर मैं ऐड ही कर देता हूँ सीधा। हाँ, सो मनोहर, वो मैं रिसोर्सेज में साथ साथ जैसे वीकेंड्स पे मैंने क्लासेस लेनी है, बट उसके अलावा क्वेश्चंस वगैरह वो मैं पूरे वीक में साथ साथ तुम्हें भेजता रहूँगा। लेट्स से ऐसे सडनली मैंने कोई क्वेश्चन भेज दिया, ट्राई टू सॉल्व इट, एंड मतलब वहीं पे कि कैसे, और लिंक्स वगैरह कि कहाँ से कितना प्रैक्टिस करना चाहिए वो सब मैं बता दूंगा ग्रुप पे। बट ये पहला सेशन हमारा इसलिए था कि देख, हाँ, तो रिसोर्सेज वगैरह मैं पूरे वीक में साथ साथ शेयर करूँगा, तो उसकी चिंता मत करो। हाँ, एंड वो वन ऑन वन हम बाद में बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी और को कोई और क्वेश्चन है? अमन को मैं ग्रुप लिंक भेजता हूँ। हाँ हाँ, अमन तुम डायरेक्टली ये चीज़ें ग्रुप पे भी शेयर कर सकते हो, मैं मतलब क्योंकि उससे बाकी सबको भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी कि सीवी कैसा होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो मैं तुम्हें ग्रुप पे डालता हूँ, एंड सीधा वहीं पे शेयर कर देना। हाँ अमन, मैंने तुम्हारे व्हाट्सएप पे मैंने लिंक शेयर कर दिया ग्रुप ज्वाइन करने के लिए, तो तुम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। और बाकी सब कॉल ड्रॉप कर सकते हैं, एंड किसी को क्वेश्चन है वो रुक जाए एक बार अगर। हाँ, किसी को क्वेश्चंस है तुम में से? I'll conduct mock interviews, so you'll know like if you can clear my interview, then you are ready.
सो I'll be helping you till you get your first job. मतलब हर प्रोसेस में अगर कहीं पे भी कुछ भी इशू आ रहा है तो कहाँ पे क्या फिक्स करना चाहिए, जॉब मार्केट सही नहीं चल रही होगा, सब बताऊंगा मैं, अगर जो भी तुम्हारे साथ हो रहा होगा तो वो मतलब। हाँ मनोहर, तुम क्वेश्चन पूछ सकते हो अभी, जो भी था तुम्हारा। Hi, Anuj. हाय हाय। Actually, I belong to a Telugu state, so my Hindi will be little bad. हाँ कोई नहीं, यू कैन स्पीक इन इंग्लिश एज वेल सो। Actually, I am currently working in a non-IT job, and I ओके। got laid off before 5 days earlier. And my job role was operations representative, and internal role was transaction processing. ओके। So, uh, I don't want to join as a fresher because I am a 2021 passed out, and there is a lot of career gap with us too. So I am thinking that I will fake my experience as ओके। I have a overall 3 years of experience in non-IT background, but I am thinking that I have joined my previous employer on 2023 of June, and this June it might be uh, overall 2 years on the same employer. So I am thinking that um, to apply as a data analyst for 2 years of हाँ experience. ठीक है। सो मैं बताता हूँ क्या करना चाहिए इसमें। तो तुम्हारे पास जो भी कंपनी है तो तुम उसमें ये डाल सकते हो कि तुमने एज अ ऑपरेशंस पर्सन ज्वाइन किया था कंपनी को, जो मैंने तुम्हें टेक्स्ट पे बताया एग्जैक्टली वही करना है। ऑपरेशंस एज अ ज्वाइन किया, रिज्यूमे में लिखोगे कि एज फर्स्ट 2 लाइन का तुम लिख लेना ऑपरेशंस का काम किया, एंड नीचे फिर डेटा एनालिटिक्स का कुछ ना कुछ बना के लिख देना जो भी तुम कर सकते थे उसमें, कि रिवेन्यू बढ़ा दिया वगैरह जो भी उसमें है। तो अब क्या, तुम्हारे पास पूरा 2 साल का एक्सपीरियंस है एज ऑपरेशंस, तो उसमें तुम्हें तो लिखना कि 1.5 साल तुमने एज ऑपरेशंस वाला बंदा काम किया, एंड 6 महीने फिर तुमने डेटा वाली टीम के साथ बातचीत करके इंटरनली, तो इंटरनली रोल चेंज किए बिना तुमने डेटा का काम सीखा। अब क्या, जो भी तुम लिखोगे ना वो तुम्हें ऐसे स्टार्ट टू एंड सब कुछ रटा होना चाहिए कि एक्चुअली में तुमने किया। तो उस तरीके से होता है यूजुअली, कि तुम्हें इंटरनली उसी कंपनी का लिखना कि उसी कंपनी में इंटरनली आई वाज अ डेटा एनालिस्ट फॉर द 6 मंथ्स, लास्ट 6 मंथ्स। फिर क्या हुआ कि ओवरऑल वो पूरी की पूरी टीम ही ले ऑफ करनी थी, एंड दैट्स व्हाई आई गॉट लेड ऑफ। हाँ Okay, then what role should I mention in the सीधी, experience section? हाँ Whether the internal one or the external one? हाँ जो मैंने बताया वो पहले नीचे लिखना ऑपरेशंस का जो भी है, फिर लास्ट जैसे क्या है, सेम कंपनी का तुम 2 रोल तो लिख ही सकते हो ना। पहले में ऑपरेशंस लिख देना, फिर डेटा एनालिस्ट लिख देना टॉप पे, कि लास्ट, अब डेटा एनालिस्ट का बस 6 मंथ से लिखना। ज्यादा लिखोगे तो डाउट होता है लोगों को कि इतना तो कुछ आता भी नहीं है इसको, कि जो है तो 6 मंथ्स तुम्हारे लिए सही रहेगा कि तुमने इंटरनली शुरू किया, एंड कैसे कैसे, और उसकी कोई प्रॉपर तुम्हें कहानी बनानी पड़ेगी कि कैसे कैसे, मतलब क्योंकि ऐसे लोग मैंने तो ऐसे ट्रांसफर किए कि एक मतलब मेरी पुरानी कंपनी में थी एक कोई लड़की थी, वो ऑपरेशंस का काम करती थी, एंड मैंने क्योंकि हमारे पास डेटा वाले के पास बहुत काम आता था, तो हमने बोला कि यार तुम सीक्वल सीख लो थोड़ी बहुत, और जो भी डेटा की रिक्वेस्ट आती होगी तुम कर लेना, तो उसने साथ साथ वो काम कर लिया, एंड फिर अब वो डेटा एनालिस्ट बन गई दूसरे। तो ऐसे किया है उसने, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये एक इजीएस्ट वे है। एक्चुअली अगर इंटरव्यूअर पूछ लो ये था कि तुम्हारा रोल तो ऑपरेशन रिप्रेजेंटेटिव दिख रहा है, 6 महीने से तू डाटा एनालिस्ट का काम कर रहा हो, तो क्यों रोल बदल नहीं हुआ? तो उसका लिए क्या जवाब दे दूँ? Same, like like you started sitting with the data team, and like they used to get a lot of data requests, and तुम्हारा इंटरेस्ट बन गया इन सीक्वल वगैरह कि डेटा कैसे फैच होता है थोड़ा सा, एंड यू स्टार्टेड सिटिंग विद देम एंड यू आस्क्ड कि मेरे को थोड़ा बहुत सिखाओ, एंड फिर तुमने उनसे सीखा, एंड फिर जो तुम उनके पास जिस काम के लिए जाते थे कि लेट्स से कि स्टक ट्रांजैक्शंस के लिए तुम डेटा टीम के पास गए कि वी नीड ट्रांजैक्शंस विच गॉट स्टक, तो यू स्टार्टेड राइटिंग सीक्वल क्वेरी फॉर दैट, फिर तुमने खुद एक टैबलो का डैशबोर्ड भी बनाया, एंड सो ऑन।
बस वही है अनुज, जो मैं क्या कि मैं डर गया हूँ अभी तक। एक भी आईटी के लिए इंटरव्यू भी नहीं, जॉब एप्लीकेशंस भी नहीं भरा इसी चीज के नहीं लिए। नहीं, बिल्ड योर रिज्यूमे ना आराम, इतना आई डोंट थिंक कि इतना डरने की जरूरत है, इट्स वेरी इजी। जॉब स्विच, मैं बताता हूँ, मेरा एक कज़न था, तुम तो फ्रेशर की बात कर रहे हो झूठ लिख के, वो होटल मैनेजमेंट इंडस्ट्री से था। कोविड में पूरा का पूरा होटल मैनेजमेंट क्रैश हुआ, राइट? तो हाँ, ये एक्चुअली में फिर क्या हुआ, फिर वो जियो मार्ट में एज अ मैनेजर काम करने लग गया, वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिव था। फिर मैं डेटा में था, मैंने एक दो बंदे और डेटा में लेके आया था मैं, हमने उसको बोला कि यार तू भी डेटा में आ जा, तो फिर उसको सीक्वल वगैरह सब कुछ सिखाया एंड ही गॉट प्लेस्ड इन विक्टोरिया सीक्रेट। तो और 8-9 लाख लगे थे उसके, 8-9 लाख में हो गया था। हाँ, तो इतना। तो रिज्यूमे में भी ऑपरेशंस रिप्रेजेंटेटिव वाला रोल फर्स्ट, नेम ही ऐड कर रखा है या पहला डेटा एनालिस्ट ऐड? सेम कंपनी में लिखो, फर्स्ट यू स्टार्टेड विद, जैसे रिज्यूमे में नीचे लिखो ऑपरेशंस रिप्रेजेंटेटिव सेम कंपनी का, फिर ऊपर लिखो 6 महीने का डेटा एनालिस्ट, बस। फिर उसके नीचे नीचे जो भी मतलब मैं फॉर्मेट शेयर कर दूंगा अच्छे से रिज्यूमे का बाद में, एंड फिर उसके अकॉर्डिंगली तुम एडजस्ट कर सकते हो। या हाँ। दैट इज द ओनली क्वेश्चन आई हाँ, वांट बस टू वो आस्क यू। वो इतना प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को मैं समझता हूँ, मतलब नई चीज़ है तुम्हारे लिए, तो यू हैवंट सीन समवन कि ऐसा किसी ने किया भी हो, तो डर लगता है अंदर से। बट डरने की ज़रूरत नहीं है, कि कोई ना कोई मिल ही जाता है जो हायर कर लेगा। हाँ, हमेशा हर बंदा तुम्हें हायर नहीं करना चाहेगा, कोई तो बोलेगा यार इससे बढ़िया तो कोई और मिल जाएगा, इससे बढ़िया कोई और मिल जाएगा। बट अब तुम क्या हो, हाँ, तुम तो इमीडिएट ज्वाइनर हो गए, और वो तो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि 2-2 महीने कोई हाँ, बंदा 2 महीने बाद आए ना आए डर लगता है। इमीडिएट ज्वाइनर्स को ज़्यादा जल्दी लेते हैं लोग। क्योंकि ना मेरे दोस्त जो भी हम्म। आईटी में काम कर रहे हैं उन लोगों ने सभी से पूछा था यही क्वेश्चन। हम्म। तो वो लोग बोल रहा है कि बीजीवी में पकड़ जाते हो, जो बीजीवी में वो लोग जॉब रोल पूछते हैं, तो उसमें तुम्हारा जॉब रोल ऐसा दिखे तो वो लोग इजीली बैक हाँ, पकड़ जाते हैं। देखो बैकग्राउंड चेक जो होता है ना, वो बड़ी कंपनीज करती है या फिर बहुत बेकार कंपनीज करती है, सर्विस बेस्ड करती है। बट तुम्हारे पास एक कहानी है कि बीजी, अगर बैकग्राउंड चेक तो तुम्हारा सब कुछ क्लियर होने के बाद होगा, राइट? यस। अब तो जब बैकग्राउंड चेक होगा तो उससे पहले तो तुम इंटरव्यूअर और एचआर को बता चुके हो ना कि मेरा पेरोल वगैरह सब कुछ सेम रहा था, बट आई जस्ट स्टार्टेड सिटिंग विद डेटा टीम एंड लर्निंग देयर प्रोसेस, और वो स्किल सीखे हैं मैंने। सो जब कहानी ही है तो ये तो मैच कर रही है तुम्हारे बैकग्राउंड चेक से, ये Also बताने would क्योंकि like to जैसे learn some data storytelling also, क्योंकि अगर फ्रेशर हो तो कुछ नहीं, अगर थोड़ा एक्सपीरियंस्ड वाला अगर इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो डेटा स्टोरी टेलिंग अच्छे से बोलना पड़ता है ना, तो बट देखो तुमने ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग वगैरह का वो किया, तो वो सब आएगा बाद में आएगा, I'll tell, वो सब कुछ मैं बाद में बताऊंगा। बट डेटा स्टोरी टेलिंग का इतना नहीं होता है यूजुअली, क्योंकि 6 महीने भी फ्रेशर ही काउंट करता हूँ मैं तो। अगर तुम्हारा 2 या 3 साल का सिर्फ डेटा एनालिटिक्स का एक्सपीरियंस था, तब मैं जाके तुमसे ऐसी चीज़ें पूछता, एंड वो भी लाइक अगर मेरे को किसी ऐसे रोल के लिए हायर करना है जहाँ पे मैं 15-16 लाख दे रहा हूँ। अच्छा। हाँ, मतलब और इतने बेसिक एंट्री लेवल के लिए तो हम चाहते हैं कि यार टेक्निकल बंदा हो, थोड़ा सा समझदार हो बस। कि स्टोरी टेलिंग वगैरह तो एचआर वगैरह बीच में वो करते हैं शुरू में, बट लोगों का टेक्निकली राउंड क्लियर नहीं होता ना, प्रॉब्लम वहीं पे है। मतलब मैंने इतने इंटरव्यू लिए कि मेरे को आज तक सिर्फ 3 बंदे ऐसे मिले हैं जिनका सीक्वल मेरे को ठीक ठीक लगा है, मतलब तो 3% से भी कम, मतलब 100 इंटरव्यू लिए और सिर्फ 3 लोगों का, तो फिर इसलिए मेरे को डाउट हुआ कि लोगों को सीक्वल आती नहीं है, एंड दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड दिस। चलो वेटिंग फॉर द आंसर। हाँ हाँ कोई, थैंक्स थैंक्स गाइस, अब मैं ड्रॉप करता हूँ, ओके बाय। थैंक यू। अमन, तुम्हें कोई क्वेश्चन है? नहीं नहीं अनुज, ओके। वही सेम जैसा मनोहर का है वैसे ही मेरा है। बस यही कि मैं फ्रेशर हूँ और 10 महीने हुए हैं मुझे रिलायंस में, लेकिन मैं सेल्स में हूँ और हाँ, सेल्स में कोई मेरा प्रॉब्लम, कोई ऐसा
इफ यू वांट टू स्विच करियर, सेम चीज है, तुम एक फेक इंटर्नशिप से स्टार्ट कर सकते हो। यू कैन जस्ट एंटर की कोई तुम्हारा मतलब जो भी पहले था, अभी तुम ऑन पेरोल हो या फिर अभी जॉब पे हो सेल्स की? मैं अभी वैसे मैं रिजाइन कर चुका हूँ और अभी 1.5 महीने बचे हैं मेरे नोटिस पीरियड को। और फिर तुम्हें सेम मनोहर वाली कहानी रखनी चाहिए कि तुमने सेल्स में जॉब स्टार्ट हुई थी एंड तुम्हें डेटा में इंटरेस्ट आया एंड यू स्टार्टेड गेटिंग विद डेटा टीम एंड उनके साथ कुछ थोड़ा बहुत काम किया, तो इसलिए तुम्हें डेटा एनालिटिक्स में आने का मन किया एंड तुम्हें ये स्किल्स आते हैं। मतलब वो एज अ पूरा एक्सपीरियंस भी काउंट नहीं होता, बट वो एक रेलेवेंट एक्सपीरियंस सा हो जाता है। एंड सेल्स के अराउंड फिर तुम्हें एक कहानी बनानी पड़ेगी कि सेल्स में तुमने डेटा से कैसे हेल्प किया। मनोहर को सिमिलरली ट्रांजैक्शंस में कैसे उसने डेटा एनालिटिक्स की हेल्प से एक आधे कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए वगैरह। ओके ओके वो मैं तुम्हें अलग से कभी बताता हूँ, मतलब थोड़ा सा एक बार सीक्वल वगैरह अच्छे से हो जाए तुम्हारी, देन आई लेट यू नो। श्योर श्योर श्योर। और सो फिर अभी रिसोर्सेस अभी कुछ नहीं देने वाले है ना अभी? नहीं, आई मैं दूंगा भाई, मैं अभी थोड़ा सा फ्री हो जाऊँ एक बार फिर मैं देता हूँ, आज ही दे देता हूँ। हाँ ठीक है, थैंक यू। ओके ओके, थैंक्स गाइस, बाय। थैंक यू अनुज।